This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 42 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है क्राइम को कम से कम करना, जिन्होंने भी क्राइम किया है उनको पकड़ना। लेकिन आज जिस कहानी के अंदर पुलिस की वजह से ही सारा क्राइम हुआ है, इनडायरेक्टली पुलिस की वजह से 100 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अगर पुलिस ने सही से काम किया होता तब ये कहानी आज मैं आपको ना सुना रहा होता। सुनने वाले हैं आप जावेद इकबाल की सीरियल किलिंग की कहानी। 100 बच्चों को इस तरह करके मार दिया। बच्चों की तस्वीरें थी। तस्लीम किया कि 98 मर्डर 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर। ये कहानी पाकिस्तान की है। इकबाल जावेद नाम का शख्स मुस्लिम पंजाबी राजपूत फैमिली के अंदर पैदा हुआ। उनके पिताजी एक बहुत ही पैसे वाले सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उनका स्टील पाइप्स बनाने का कारोबार था। इकबाल के 7 भाई और थे, यानी कि ये टोटल 8 भाई बहन थे और इकबाल उनमें से 6ठे नंबर पर था। इकबाल जावेद अपनी ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज से कंप्लीट करता है और इकबाल एक एवरेज इंटरमीडिएट स्टूडेंट था। जब इकबाल पढ़ाई कर रहा था तब उसके पिताजी ने कहा था कि अगर तूने ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली तो मैं तुझे 2 प्लॉट दूंगा और तू जो चाहे वो उन 2 प्लॉट्स के अंदर करना। और कुछ हुआ भी ऐसे ही। 1978 के अंदर इकबाल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और उसके पिताजी ने उसको 2 प्लॉट दे दिए, उसके नाम करा दिए। उसके बाद में एक प्लॉट पर इकबाल जावेद ने बनवाया अपना एक 3 BHK घर और दूसरे फ्लैट पर उन्होंने एक फैक्ट्री डाल दी, स्टील रिकास्टिंग की फैक्ट्री डाल दी। अब स्टील रिकास्टिंग क्या होती है? लोहे को या फिर स्टील को पिघलाते हैं और बाद में उससे और कुछ नया बनाते हैं। ये दोनों प्लॉट सैदबाग के अंदर थे और ये जगह पाकिस्तान के लाहौर के पास है। इकबाल का स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था। उसके बाद में अब घर वालों की तरफ से बार बार डिमांड आ रही थी कि इकबाल शादी कर ले, लेकिन इकबाल इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी और बाद में थोड़ी दिन तो एक साथ रहे मियां बीबी, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो गए। इकबाल अक्सर अपनी माँ के पास ही ज्यादा वक्त गुजारा करता था। इकबाल और उसकी माँ के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। अच्छा, अब ये जितनी भी बातें थी ये थी 1978 1979 के लगभग की। लेकिन अब हम आ जाते हैं आगे चलकर 31 दिसंबर 1999। लाहौर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पैकेज आता है। उस पैकेज के अंदर कुछ फोटोज थी और एक लेटर था। उस लेटर के अंदर लिखा था कि मेरा नाम इकबाल जावेद है और इकबाल जावेद की उस पैकेज के अंदर फोटो भी थी। आगे उस लेटर के अंदर लिखा था कि मैंने 100 बच्चों का पहले किडनैप किया, बाद में उनको मैंने रेप किया, बाद में मैंने उनकी हत्या कर दी और ये सारे के सारे बच्चे 6 साल से लेकर 16 साल तक के थे। और ये सभी बच्चे वो बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, यानी कि या तो वो थे अनाथ या फिर वो अपने घर को छोड़कर आ चुके थे, घर से भाग कर आ चुके थे और अब अकेले गलियों के अंदर, लाहौर की गलियों के अंदर घूमते फिरते थे। कुछ भीख मांग कर, कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत काम कर ये अपना गुजारा कर रहे थे। अच्छा, इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर उस लेटर के अंदर नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको कहानी समझ में आई इसके लिए एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि इकबाल क्या क्या कैसे कैसे करता था। तो इकबाल जावेद उन लावारिस बच्चों के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक नज़र बना के रखता, वो किससे मिलते हैं, उनका कौन क्या लगता है। अच्छा, वो ये चीज़ इसलिए देखता था क्योंकि कल को जब उस बच्चे का किडनैप होगा, जब वो बच्चा लापता होगा, तब अगर कोई उसका साथ वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई आगे पीछे होगा, तब वो कंप्लेंट जाकर लिखा देगा पुलिस स्टेशन में। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और चांसेस हैं कि इकबाल पकड़ा जाए। तो इकबाल उन्हीं बच्चों को उठाता था जो कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। अब उन बच्चों की एज होती थी 6 से लेकर 16 के बीच में। जब इकबाल उन बच्चों के पास जाता था तब इकबाल बोलता था कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरे पास तुम्हारे लिए काम है और मैं मेरे घर पर तुमको अच्छे से अच्छा खाना दूंगा, अच्छा कपड़ा दूंगा, रहने के लिए अच्छी जगह दूंगा। तो वो बच्चे भी मान जाते। वो बच्चे सोचते कि इकबाल उनको ले जा रहा है, घर पर थोड़ा बहुत काम कराएगा और बाद में घर में रहने देगा, अच्छे से रहेंगे। तो बच्चे भी बिल्कुल मना नहीं करते। और जावेद की शक्ल भी एकदम मासूम टाइप थी, वो देखने से इनोसेंट लगता था, वो इतना ज़्यादा डरावना, डेंजरस, खतरनाक नहीं लगता था। तो बच्चे भी उसको हाँ कर देते थे। अब घर पर जाने के बाद में जैसा जैसा इकबाल ने प्रॉमिस किया था, इकबाल वैसे ही करता। उन बच्चों को नए कपड़े देता, अच्छा खाना देता खाने के लिए और वहाँ पर अच्छा TV, अच्छी सोने की जगह, सब कुछ देता जैसा भी उसने प्रॉमिस किया था। लेकिन उसके बाद में शुरू होता असली खेल। इकबाल अच्छा सा एक मौका देखकर उन बच्चों के साथ रेप करता, उनके साथ दुष्कर्म करता। अब उनमें से कुछ बच्चे थे 6-7 साल के, उनको तो पता भी नहीं होता था कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो कुछ समझते ही नहीं थे। और कुछ जो थोड़े बड़े बच्चे होते थे 14, 15, 16 साल के, उनको फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। अच्छा, इसके बाद में जब इकबाल का मन उन बच्चों से भर जाता था, अब उनका कोई काम नहीं, तो इकबाल उन बच्चों को मार देता था। और इकबाल का मारने का तरीका भी हमेशा एक रहता था और
तरीका वो था वो काफ़ी डरावना था। इकबाल का एक 3 BHK घर था और जो सबसे सेंटर में कमरा था ये सारा काम वहीं पर करता ताकि कहीं पर भी बाहर घर से बाहर आवाज़ ना जाए। तो उस सेंटर वाले कमरे में सामने की दीवार पर एक टीवी लगा था। टीवी के जस्ट सामने एक बेड लगा हुआ था। वो बच्चा बेड के सामने नीचे बैठकर ऊपर टीवी देखा करता और उस बेड के ऊपर पीछे जावेद या फिर इकबाल जावेद बैठ जाता। अब वो बच्चा रहता उस टीवी के अंदर पूरा खोया हुआ। उस बच्चे को पता नहीं कि अपने आसपास क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। तो जब वो बच्चा उस टीवी के अंदर खोया रहता, उसी वक्त इकबाल जावेद एक लोहे की चैन से उस बच्चे के गले पर पीछे से ऐसे डालता, जब तक उसका दम नहीं घुट जाता, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, वो ऐसे खींचे रखता उसको। अच्छा, वो बच्चे भी छोटे होते थे 6 से 16 साल के, तो वो 40-45 साल के इकबाल से डिफेंस में उससे छुड़ाकर भाग भी नहीं सकते थे, उसके सामने मुकाबला नहीं कर सकते थे और यहाँ पर वो बच्चे अपना दम तोड़ देते। अब वो जब दम तोड़ देते उसके बाद में इकबाल जावेद उनके पूरे शरीर के सारे कपड़े निकालता और उसके बाद में उनके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर लेता। और बाद में इकबाल ने उस कमरे में एक साइड में ड्रम रख रखा था जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था। HCl एक डेंजरस एसिड है, वो भरा हुआ था। वो पीसेस करने के बाद में उन पीसेस को इकबाल जावेद उस एसिड के ड्रम के अंदर डाल देता। मैक्सिमम पार्ट वहाँ पर वो जलकर गायब हो जाता और जो कुछ बचा कुचा होता रेसिड्यू उसको इकबाल निकालता और एक चलती हुई नदी के अंदर फेंक देता और सारे सबूत यहाँ पर ख़त्म। और इसी प्रक्रिया से इकबाल ने 100 बच्चों के साथ रेप और उनका मर्डर कर दिया। अच्छा, ये सब काम करने में इकबाल के 4 साथी और थे और वो भी छोटे छोटे बच्चे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो इकबाल की मदद करते थे बच्चों को ढूंढने में, उनको घर पर लाने में, उनको डिस्पोज करने में उनकी बॉडी। अच्छा, अब ये सब कुछ उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था। ये लेटर जब पुलिस को मिलता है तब पुलिस भी देखो, पुलिस इस लेटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। ये इतना एक सेंसिटिव मटेरियल था, इतना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी ये, पुलिस इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। और वो ध्यान क्यों नहीं देती है? क्योंकि इकबाल देखने में एक इनोसेंट सा बंदा लग रहा था। इकबाल ने चश्मा लगा रखा था, उसके थोड़े सफ़ेद बाल थे। इकबाल देखने में डरावना नहीं था, इसलिए पुलिस उस लेटर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है और बोलती है कि ये जावेद 100 बच्चों का कत्ल और रेप नहीं कर सकता। सोच कर देखो, पुलिस ने उस लेटर को यूं ही इग्नोर कर दिया क्योंकि जावेद देखने में इनोसेंट लग रहा था। अच्छा, अब उसके बाद में जब जावेद को पता चलता है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस उस लेटर को सीरियसली नहीं ले रही है, तब वैसा ही एक सेम और पैकेज तैयार करता है इकबाल और भेज देता है चीफ न्यूज़ एडिटर खैर नईम हशमी के पास। वो वहाँ का एक जंग रोज़ ऐसे कुछ करके न्यूज़पेपर है, उसके चीफ न्यूज़ एडिटर थे। जब वो इस लेटर को देखते हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, लेकिन वो इतने सेंसिटिव केस को डायरेक्टली उस एक लेटर के बिहाफ पर न्यूज़पेपर में प्रिंट नहीं कर सकते थे। वो फैसला करते हैं इस लेटर की सारी सच्चाई को रीचेक करने का। अच्छा, उस लेटर के अंदर उस 3 BHK घर का, इकबाल के घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो वो एक रिपोर्टर को भेजते हैं इकबाल के घर जाँच की पुष्टि करने के लिए या फिर उस लेटर की पुष्टि करने के लिए। एक रिपोर्टर वहाँ पर उस घर के बाहर पहुँचता है तो वो देखता है कि उस घर के तो सामने ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो रिपोर्टर कैसे तैसे उस घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसने के बाद में वो देखता है कि जो भी उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था वो 100% सच था, क्योंकि उस घर की दीवारें खून से सनी हुई थी। जगह जगह पर उन दीवारों पर खून लगा हुआ था। उस घर के अंदर बच्चों के कपड़े पड़े थे बहुत सारे और जगह जगह बच्चों की प्लास्टिक की थैलियों के अंदर फोटोज भी रखी हुई थी। अच्छा, जब भी वो कोई नया बच्चा लेकर आता इकबाल, तब उन बच्चों की एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता वो इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों की बहुत सारी फ़ोटोज़ प्लास्टिक की थैलियों के अंदर पड़ी थी और वो ड्रम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भरे हुए उसी कमरे के अंदर पड़े थे, उसी घर के अंदर पड़े थे। और उस ड्रम के अंदर कुछ रेसिड्यू भी था ह्यूमन बॉडी का, जो कि उसके अंदर जल नहीं पाया। अच्छा, अब ये लेटर 100% कंफर्म हो चुका था। अब वो रिपोर्टर फ़ोन करता है पुलिस को, पुलिस फ़ौरन तब मौका वारदात पर पहुंचती है। अच्छा, ये सब कुछ अब पता था इकबाल जावेद को कि यहाँ पर पुलिस आएगी। तो इकबाल जावेद ने वहाँ पर पुलिस के लिए एक और नोट छोड़ रखा था। उस नोट के अंदर लिखा था कि मैंने मेरे गुनाह कबूल कर लिए हैं और इसलिए मैं मेरी जान रावी नदी के अंदर कूद कर देने वाला हूँ और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर तुमको इस घर में 2 लाशें और मिलेंगी, वो मैंने कहीं पर गाड़ी है, वो तुमको मिल जाएंगी ताकि तुम्हारे पास सबूत इकट्ठा हो जाए। अब उस वक्त कहते हैं कि पाकिस्तान के पूरे इतिहास में एक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया इकबाल जावेद को ढूंढने के लिए। वो रावी नदी के अंदर छलांग लगाने वाला था। पूरी रावी नदी के अंदर जगह जगह जाल डाले गए ताकि उन जालों के अंदर डालकर इकबाल को बाहर निकाला जा सके। और सक्सेसफुली पुलिस ने जावेद इकबाल को एक बहुत ही हिस्टोरिकल सर्च ऑपरेशन के बाद में ढूंढ कर निकाल लिया उस रावी नदी से जिंदा हालत में। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो इकबाल के साथ काम करते थे 4 टीनेजर लड़के, 4 नाबालिग बच्चे, उन बच्चों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद में जब वो जेल में थे, जब उनसे पूछताछ चल रही थी, उसी दौरान एक बच्चे ने
छत पर जाकर छलांग लगा ली और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, अब इकबाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जिंदा हालत में, उसको जेल ले जाते हैं, कस्टडी के अंदर ले जाते हैं और बाद में अब उससे पूछताछ करते हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने 100 बच्चों का कत्ल क्यों किया, 100 बच्चों को तुमने मारा है तो किसी सोच से, कुछ तो सोच होगी उसके जिसके लिए तुमने उन बच्चों को मारा है। तो इकबाल बताता है कि ये बात है 1990 की। एक रोज लाहौर पुलिस इकबाल के घर आती है और जावेद इकबाल को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पर जाकर पता चलता है कि जावेद के ऊपर एक रेप करने का इल्जाम लगा है, जो कि जावेद ने कभी किया ही नहीं था। ये एक सफेद झूठ था, एक साफ साफ झूठा केस इकबाल के ऊपर लगाया गया था। दरअसल ये कांड किया किसी और ने था, लेकिन उस अगले बंदे ने पैसे खिला दिए पुलिस को और पुलिस ने पैसे खाकर ये जो जुर्म था ये किसी को और ने किया था, लेकिन ये जावेद के सर पर डाल दिया और इसके इल्जाम में जावेद को गिरफ्तार कर लिया और एक लंबे टाइम तक जावेद को जेल के अंदर रखा। अच्छा, उस वक्त मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इकबाल की और उसकी माँ की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। जब इकबाल जेल के अंदर था तब माँ उसको हर इतवार हर शनिवार मिलने आया करती थी। जब उसकी माँ से मिलने आती तब उसको वो देख देख कर रोती रहती थी। घर पर जाने के बाद में भी वो सारे दिन इकबाल की याद में रोती रहती थी। इकबाल कहता है कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि माँ मेरी सामने बैठी थी लेकिन मैं मेरी माँ के आंसू भी नहीं पहुंच पा रहा था। ये बात इकबाल कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करी। इसके बाद में कुछ दिनों ये सिलसिला चला और कुछ दिनों बाद में इकबाल की माँ के एक हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से इकबाल की माँ की मौत हो गई। उस वक्त इकबाल कहता है कि मैंने फैसला किया कि आज मेरी माँ रोई है और जब मैं बाहर आऊँगा तब ऐसे ही 100 बच्चों की और माहें रोएंगी। और जैसा कि उसने जेल के अंदर सोचा था उसने बाहर आकर सब कुछ वैसा ही किया। अच्छा, अभी इकबाल का सारा स्टेटमेंट जाता है कोर्ट में। इकबाल ने सब कुछ कबूल कर लिया था तो ट्रायल एकदम सीधा सीधा था, ज़्यादा लंबा नहीं चला। तो जज फैसला करता है कि जैसे इकबाल ने उन बच्चों की हत्या की थी सेम वैसे ही इकबाल की भी हत्या की जाएगी। इकबाल को पहले चैन से इकबाल का गला घोटा जाएगा, उसके बाद में 100 इकबाल के पीसेस होंगे। उसके बाद में उन बच्चों के जो भी बच्चे खत्म हुए थे इस कांड में, उन बच्चों के पेरेंट्स इकबाल का एक एक पीस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब के अंदर डालेंगे। जैसे इकबाल ने किया था वैसे ही इकबाल के साथ होगा और जिन बच्चों को इकबाल ने मारा था उन बच्चों के माँ बाप ऐसा करेंगे। अब ये जज भी पता नहीं अब किस किस्म का था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करना पॉसिबल नहीं था। ह्यूमन राइट्स के ये एकदम खिलाफ था, तो खैर ऐसा हो नहीं पाया और ये सजा को हटा दिया गया। फिर दूसरे जजेस ने फैसला किया इकबाल को फांसी की सजा देने का, लेकिन फांसी की सजा देने से एक दिन पहले ही इकबाल ने जेल में लटक कर अपनी खुद की जान ले ली। ये थी दोस्तों कहानी इकबाल जावेद की। इसी साल 2022 के जनवरी महीने में पाकिस्तान में एक मूवी भी बनी थी जावेद इकबाल नाम से, इसी ट्रू क्राइम स्टोरी के ऊपर, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। नहीं, रिलीज हो गई थी लेकिन रिलीज होते ही उस फिल्म को बैन कर दिया गया, सभी थिएटर स्क्रीन से उसको हटा दिया गया। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी, अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी ही और क्राइम की कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।